तांडव हुआ, एवरीवन नोज कि कोविड ने क्या दिखाया जी। दैट्स इज द रीजन कि अभी हम लोग फिर से एक और सिवान में भी इमरजेंसी ट्रॉमा का हॉस्पिटल खोल रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो कि आए हुए हैं और गवर्नमेंट की स्कीम्स अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी टेक ओवर कर रहे हैं। चिकित्सकों को भी थोड़ा उदार बनना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, बिहार के हेल्थ सर्विसेज में प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैठ नहीं। मुझे लगता है कि 5 साल में हमें वो होना चाहिए, कम से कम वो लाइफ सेविंग वाला पार्ट तो वहीं पे हो जाए। उसके बाद फाइनल चीज़ बिल्कुल एंजियोप्लास्टी हायर साइड में डॉक्टर अशोक करेंगे, बट उसको इंटीग्रेट करके नहीं भेजे तो डॉक्टर अशोक को बस वही बीडी का फॉर्म करेंगे। एवरी 3 मंथ हम लोग एग्जाम देना होता था। अगर आप पास नहीं किए अगेन हैव टू अपीयर। तो फॉर एग्जाम्पल अब आ जाते हैं हम लोग आयुष्मान पे। I selected some girls from Bhagalpur, where I knew the Reddy lab is doing CSR and training bedside, French sort of thing. I picked up 15 from there. 4 are still with me. So the place and when I go to Delhi in the AHPI and other big sorts meeting, said if you have a trainer, staff, we must have this certification. So many hours of training and all that. I raised my hand and said, when I came here, if I had gone by you, I couldn't have done in Patna what I'm doing. So what he said, it should be dedicated person. अब ये जो 3 साल पहले वैक्सीन पड़ी उसके चलते आज हार्ट अटैक हो रहा है, ये संभव नहीं है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम मैं हूँ बिहार। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड यू आर माय पार्टनर फॉर द डेवलपिंग बिहार प्रोग्रेस। बहुत सारे लोग आए हैं। एक सबसे अच्छी बात, आज कुछ लोग इंटरनेशनल गेस्ट भी आए, मैं मिला। ताशकंद के कुछ हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ, पंकज जी हैं, उबैदुर भाई हैं, उनके गेस्ट आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप इतने दूर से आए हैं। कुछ अलीगढ़ से लोग आए हैं। मैं कुछ लोग का ख़ास इस यहाँ मंच से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। विपुल जी, डॉक्टर तौसीफ, डॉक्टर अशोक, आरोग्यम, इन्होंने सहयोग किया। डॉक्टर सत्यजीत सर जो हमारे गार्जियन हैं, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप हमारे PLF के प्रेसिडेंट भी हैं। जब से आए हैं हम लोग की नज़र थोड़ी सी और मजबूत हो गई है और बहुत ही हम लोग एनर्जेटिक हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच सर, यू आर माई गार्जियन, यू आर पैटर्न। मैम हैं, कर्नल साहब, मैं घर गया था परसों, मैच देख रहे थे सर। ऐसे ही हस्ती हैं जिसके बारे में मैं क्या प्रेरणा जी बात करेंगी। मैं सर के साथ जुड़ा हुआ 20 सालों से। सर थैंक यू सो वेरी मच सर, आप इस जगह आए सर। ये दिस प्लेस इज रियली एडेड एडवांटेज बाय योर प्रेजेंस सर, थैंक यू सो वेरी मच। सभी लोग, मेरे मीडिया भाई, मेरे दोस्त, मेरे PLF के सारे मेंबर्स, VIA के हमारी टीम, एसोसिएशन सवेरा के हमारे डॉक्टर VP सिंह साहब, उनका भी सहयोग है। हम लोग काफ़ी बातें कर रहे थे 2 महीने से। डॉक्टर रंजन हैं, हमारे मिश्रा जी से भी मुलाकात हुई TTK के। तो ये प्रोग्राम, कोई भी अगर कोई प्रोग्राम होता है तो कम्युनिटी को आगे आना पड़ता है। हमारी सोच वही है। मैं हूँ बिहार। मकसद ये है कि बिहार सिर्फ हमारे सरकार या गवर्नमेंट या CM नहीं चला सकते हैं या वो बढ़ा रहे, हम लोग को भी साथ देना होगा। आज जितने लोग हैं सब उसके भागीदारी हैं। मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ। अविनाश जी बैठे हैं, रूबन की पूरी टीम है, मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ। एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू प्ले द रोल। माधुरी जी हमारे साथ हैं, राजेश जी, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। मैं 2 मिनट बातें करना चाहूँगा क्योंकि सजाने में 2 महीना लगा है, तो 2 मिनट तो नहीं, 4 मिनट लेना चाहिए। तो जब तक बात क्लियर नहीं हो तो फिर बात मज़ा नहीं आता है। जैसा कहते हैं कि आधे बातें जो होती है, आधा सच होता है, झूठ से बुरा होता है। तो ये क्लियर होना चाहिए, वाई वी आर हियर। वी हैव टू मेक पर्पसफुल आवर लाइफ, पर्पसफुल डे। आप देखें, आज मुझसे कुछ कमी रहेगी, मिस्टेक हो गया। आज वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है 29, वो मैच खेल रहे हैं, हम लोग यहाँ बिहार बना रहे हैं। तो हम लोग का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे पहले मालूम होता डेट का तो शायद मैं 30 कर लेता, बट ठीक, एवरी डे इज ए प्रीशियस डे। वी हैव टू मेक आवर स्टेट हेल्दी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द पैनलिस्ट। डॉक्टर रवि साहब, डेली बातें होती है। थैंक यू डॉक्टर रविशंकर, आप हमारे साथ हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ फॉर द लास्ट 10 years। वी आर वर्किंग टुगेदर एंड एवरी मोमेंट वी आर देयर। कल भी हम लोग कहीं जगह पर थे, कुछ शहर में अच्छे प्रोग्राम हो रहे थे, हम लोग जाते हैं, अच्छा लगा। उसकी एक बात अच्छी थी कुमार विश्वास की, जो मैं भी कहता हूँ कि अगर बारिश हो रही तो भीगना चाहिए, अच्छा लगता है। काफ़ी लोग भीगे, तो कोई शायर थे, वो भीग नहीं रहे थे, वो अपने आंसू को वहाँ छुपा रहे थे। ये कुमार विश्वास की लाइन थी।
तो मेरा यह कहना है कि आदमी कहीं भी जाता है तो कुछ सीखता है, तो आज हम लोग डॉक्टर लोग से सीखेंगे कि अपने दिल को कैसे बचा के रखें, डॉक्टर अशोक इज हियर, कैसे संभाल के रखें, किसको देना है किसको नहीं देना है ना, ज़्यादा देने से भी तकलीफ हो जाती है। डॉक्टर साहब बताएंगे, हमारे सतीश सर हैं, डॉक्टर रवि पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर सतीश, मैं उनसे मिल के जब से मिला हूँ, चेहरे पे एक इस्पाक देख रहे होंगे आप, वो प्रभात साहब नहीं रहे डॉक्टर साहब, लेकिन उनकी जो विज़न थी उनको चला रहे हैं। तबरे साहब हैं, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सपोर्ट किया पूरे इनिशिएटिव को। जब भी मिलता हूँ इनिशिएटिव, हाँ कीजिए ना कोशिश साहब, ज़रूर करें, तो ये इंकरेज करता है इंसान को आगे बढ़ने में। थैंक यू सर, आपकी मदद और आपके प्रेजेंस, आप बातें करेंगे। ये डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती जो हॉस्पिटल है नरेंद्र नगर में, उसके संचालक हैं, एम्स में थे दिल्ली में, तो ये लोग सभी पटना में हॉस्पिटल आज लोग चला रहे हैं, दे ऑल आर इंस्टीट्यूशन। मेरी सोच थी कि सबको एक मंच पर लाया जाए, हेल्दियर स्टेट बनाया जाए। कैसे बने, आज मंगल पांडे जी भी आने वाले हैं, हेल्थ मिनिस्टर। थैंक यू सर, हमारे सत्यजीत सर, हम लोग दोनों आदमी गए। मैंने देखा कि हर इंसान का अपना स्ट्रेंथ होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आई एम ए वेरी ऑर्डिनरी पर्सन बट सराउंडेड बाय वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल लाइक डॉक्टर सत्यजीत सर, डॉक्टर रवि सर, एवरीवन। सर गए, मिनिस्टर बोलेगा नहीं आप आए सर, मैं ज़रूर आऊँगा, हाँ भाई लिखो मैं जाऊँगा। तो दिस इज द स्ट्रेंथ। तो वो कम्युनिटी मजबूत होती है। सबको भी बनना पड़ेगा कि हम लोग को क्या करना है अपने स्टेट के लिए। तो मेरी कोशिश है, और ये आज की कोशिश नहीं है। जब कोविड आया था, आपको याद होगा, जहाज़ बंद हो गई, बड़ी बड़ी मर्सिडीज थी, अंबानी अडानी सबकी बंद हो गई, लेकिन हम लोग घर के अंदर थे, लेकिन हम लोग का दिमाग नहीं बंद हुआ था। वेरी फर्स्ट वीक मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग कुछ समाज को दें, तो मैंने ये डायलॉग शुरू किया था उस टाइम, एडवांटेज डायलॉग, ओपिनियन दैट मैटर्स। सर की जो क्लिप थी उसी टाइम थी। कितनी अच्छी बात सर ने बोला कि यूरोप में हेल्थ की वजह से वहाँ लोग हार जाते हैं। अगर अच्छा हेल्थ रहता है, अगर अच्छा उसका प्रिस्क्रिप्शन कम है, तो लोग जीतते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने सिर्फ फीस बढ़ा दी थी तो उनको वोट नहीं मिला। तो क्यों नहीं हम लोग यहाँ भी पब्लिक हेल्थ केयर की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, जो आज हो नहीं जाएगा। तो मेरी सोच है, और सिर्फ हेल्थ नहीं, हम 12 एपिसोड करेंगे इंशाल्लाह। मेरे दोस्त लोग हैं, पंकज जी हैं, उबैदुल साहब हैं, हर्ष बैठे हैं, मेरी पूरी PLF की टीम है, एंड मेरे क्रिएटिव डिज़ाइनर लोग दिल्ली में बैठे हैं, बहुत सारे लोग। मैं कहता हूँ कि मैं आई एम सराउंडेड बाई वेरी गुड पीपल, आई एम सराउंडेड बाई, अगर आप सबके साथ हैं, बहुत लोग बोलते हैं डॉक्टर खुर्शीद अहमद, इसलिए मुझे बोलते हैं कि मैं डॉक्टर सत्यजीत के साथ रहता हूँ या डॉक्टर रवि के साथ रहता हूँ। जब मैं जाता था, हम लोग याद भी, आज रवि साहब को याद होगा, CM के घर पर, तो लिखते थे डॉक्टर खुर्शीद अहमद +3, तो हम बोलते थे भाई हम डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर रवि साहब डॉक्टर रवि है। मालिक ने बोल दिया, मैं कैसे बोलूँगा। तो हमेशा इंसान को अच्छे लोग के साथ रहना चाहिए, जो मैं कोशिश किया हूँ। इंसान खुद बड़ा हो जाता है, तो उसी की कोशिश है। सोच बड़ी थी, आज वो पूरी हो रही है। सेकंड हमारा डायलॉग है, हम इसके बाद फाइनेंस का करेंगे। अंकित जी बैठे हैं, रुंगटा साहब बैठे हैं, साथ में हमारे चंदन जी बैठे हैं। फाइनेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग जितना भी काम करते हैं, सुबह उठते हैं तो एक पर्पसफुल लाइफ होती है, आँख खुलता ही आदमी पैसा कमाने के लिए। तो पूंजी के लिए हमारे भाई लोग बैठे हैं। अगला फाइनेंस का करेंगे। CGM से बात हुई है स्टेट बैंक के, कि हम पैसे को कैसे बचाएं, पैसे को कैसे कमाएं। तो एवरी पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट एपिसोड विल बी फाइनेंस। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन, इंडस्ट्री, यूथ एंड यंग वॉइसेस, माई ड्रीम फॉर माई स्टेट। बच्चों से हम बात करेंगे। हम अपना घर बच्चों को देते हैं, उसका रूम देते हैं उसके हिसाब से, उसको लैपटॉप देते हैं, उसको हम कलर देते हैं, क्यों नहीं उसको हम स्टेट दें उसके हिसाब से। उनसे बातें करेंगे, उनसे सुनेंगे। तो इस तरह की बातें होगी। आज पहला एपिसोड है। जैसा कहते हैं, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज अ लास्ट डे, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज ए हाफ वे डन। कोई ऐसा क्रिटिकल केस जिसको आपने हैंडल किया हो, और क्या आप कुछ डिफरेंट दे रहे हैं, क्या कुछ बेहतर दे रहे हैं आप अपने हॉस्पिटल में? अच्छा डॉक्टर मैम, मेरी भी नाइट शिफ्ट ड्यूटी लगती है, इधर कम लग रही है क्योंकि सिवान में हम लोग एक सेंटर खोल रहे हैं इमरजेंसी ट्रॉमा का सेम। तो मुझे याद है सितंबर का सा टाइम था, पेशेंट प्रेजेंटेड इन ED 2 AM एग्जैक्टली, और पेशेंट आते ही अरेस्ट हो गया था। जब ECG हमने निकाला, CPR करके डिफिब लगा हुआ था, तो पेशेंट वाले ने VT स्टॉप। एक्चुअली वो 200 आरा डिस्ट्रिक्ट से लेकर आया था, और जिस डॉक्टर ने लगाया था, मतलब मैंने सैल्यूट किया कि वहाँ पे शॉक दे दिया उन्होंने एटलीस्ट। पेशेंट हमारे पास जब पहुँचा, फिर वो अरेस्ट में गया।
हाफ एन आवर CPR करने के बाद पेशेंट को हमने स्टॉल डिटेक्ट किया और अल्ट्रासाउंड गाइडेड हमने स्टीलियन गैंग्लियन ब्लॉक किया था सर उसको। एक पेशेंट सर्वाइव, उसको फिर कार्डियोलॉजी में एडमिट किया था। ही डिस्चार्ज ऑन डे ऑफ 7th, इज फाइन। अभी फॉलोअप में आते हैं डॉक्टर नीतीश एंड डॉक्टर अभिषेक के। तो मैम एक चीज़ है कि अगर आप एक्सपर्ट कोई भी हो, ICU जैसे सर ने बोला कि मैं ICU में कंसल्टेंट बेस्ड ICU है, आप इवन इमरजेंसी में भी कंसल्टेंट का फर्स्ट कांटेक्ट अगर पेशेंट से होता है तो देयर इज चांसेस कि पेशेंट के प्रोग्नोसिस में चेंजेस आएगा। लाइक अशोक सर का हार्ट के ही पेशेंट है, विंडो पीरियड में आता है, देयर मेनी टाइम पेशेंट आर इन ब्लॉक। अशोक सर दौड़ के आते हैं भागे भागे पेसमेकर डालने के लिए। खैर आजकल तो कैथ लैब टेक्नीशियन आर वेरी स्मार्ट, वो लोग भी टेम्परेरी पेसमेकर डाल लेते हैं एंड दैट इज़ वेरी गुड, डालना भी चाहिए उनको, इस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अशोक सर हो सकता है घर से रेडी होकर आएंगे जब तक पेशेंट क्रैश कर जाएगा। तो स्पेशलिस्ट इमरजेंसी मेरे अनुसार ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाए कोई छपरा से पेशेंट आ रहा है, हार्ट ब्लॉक में है, हार्ट अटैक आया है, तो एटलीस्ट वहाँ से जो एक बेसिक मेडिकेशन होता है जिसको हम लोग लोडिंग डोज बोलते हैं, इकोस्प्रिन हो गया, क्लोपिड हो गया, जो भी व्यवस्था है एटलीस्ट एक भी मिल जाए उसको लोडिंग डोज, वहाँ से उसको हम स्टेबल करके भेजें। BP कम है उसको फ्लूइड दे के भेजें, या उसको ब्लॉक है कोई भी एक बंदा छपरा में हो, कोई भी एक सेंटर हो जो उसको पेसमेकर टेम्परेरी डाल दे, वो भी नहीं हो तो तुम ADR इन्फ्यूजन पे उसको करेक्ट करके भेजे कि वो कम से कम सर के हॉस्पिटल में आ जाए। बिल्कुल, दिस इज द मेन इशू। पेशेंट एक्सपायर करते हैं, उनका डेथ होता है ऑन द वे टू हॉस्पिटल। ऑन एन एवरेज हम लोग पाते हैं कि करीब 7 से 8 लाख कैंसर के मरीज हैं जो प्रिवेलेंस है अभी बिहार में। करीब 1 से 2 लाख के लगभग फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो नए मरीज आते हैं उसमें से कुछ की डेथ हो जाती है, लेकिन एवरेज में देखा गया है कि प्रेवलेंस इंसिडेंस अगर देखेंगे अलग अलग तो लगभग यही सिचुएशन जा रहा है पूरे बिहार में। डॉक्टर सत्यजीत, मैं आपके पास patients coming in the casualty death. I think one of the lack in the training is that in Europe, every doctor who has passed MBBS has to work for 6 months in anesthesia and ICU before they are satisfied there. So plus there are a lot of training about the transport worker, general people, in higher school children. They are all taught how to do resuscitation. Every doctor in Europe is capable to intubate and send the patient somewhere. So that's one of the reason. Other thing I can tell you how when I started my lithotripsy center, then I got a laser. I had no person who was experienced in it. And at those days, no one was ready to come to Patna who were working in a good hospital outside the state. What I did, I went to my village, asked my uncle, they tell me, give me 4 or 5 boys, well, just pass the matriculation and intelligent. We picked up 6 of them. I taught them how to do lithotripsy. The person who is doing lithotripsy today, his father was working in PMC's theatre, even the labor room theatre in my surgical theatre. I taught him. I took my boys on my SUV to Delhi, showed them the first day of the trial of Formula 1 in Buddha circuit, and next 15 days they were working with my friend in Max Saket, and they learned how to use laser, how to handle laparoscopy, and they're all unqualified, and I trained them and I'm working with them. I selected some girls from Bhagalpur where I knew the Reddy lab is doing CSR and training bedside, French sort of thing. I picked up 15 from there, 4 are still with me. So the place and when I go to Delhi in the AHPI and other big sorts meeting, said, if you have a trainer, staff, we must have this certification, so many hours of training and all that. I raised my hand and said, when I came here, if I had gone by you, I couldn't have done in Patna what I'm doing. So what he said, they should be dedicated person. Vinas is sitting here.
He can intubate patients. He can put suprapubic, because I didn't have anyone when I started. I taught him how to do suprapubic so that in the night he doesn't disturb me. You know, he can even put the tube and connect it with a ventilator and then call my anesthetist, because those days there was no ICU. So it was not cost effective for anesthetist to sit in the hospital. So that's how we evolved gradually. Today I've got all the trained people, they're coming from all over India, Biharis coming and work in our hospital. So we have to devise something, but the key word is dedicated people. So you train dedication. them and they can do it. Yeah, sure. अपने सिस्टम में सर ने जो यूके और वहाँ के सिस्टम के बारे में बताया, तो लेट मी पॉइंट आउट इन द इंडियन सिनेरियो. यहाँ पर प्रॉब्लम इज पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट बट दे डोंट हैव टाइम टू वर्क एंड दे डोंट हैव टाइम टू गेन द स्किल्स. इसलिए क्योंकि उसको compete करना है, उसको एग्जाम में क्लियर करना है. They are not bothered whether they should work or not, they should gain a confidence, experience or not, they have to compete. So by the time a surgeon is born, practically they are ignorant. Probably they will be not knowing many things. जो MBBS करके निकलता है, most of them they don't know how to intubate, how to put an IV line as well. तो लेकिन वो डॉक्टर बन चुका है. And then he finds himself nowhere because अब उसको आगे compete करना है MS के लिए या MD करना है. तो the education system को हमको बदलना होगा, then only you will get good doctors. और हम लोग बात कर रहे हैं nurses की, पहले doctors को improve कर लें. बिल्कुल. One point I would like to add. जैसे कि सर ने बताया कि ट्रेंड किया, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गई है. लॉ इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि हम लोग इस चीज़ को अब नहीं कर सकते हैं. हमें डिग्री चाहिए ही, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं. अभी कुछ साल पहले 5-6 साल पहले कलकत्ता में एक डिसीजन हुआ था. डिप्लोमा कार्डियोलॉजी के बंदा ने इकोकार्डियोग्राफी किया था और उसको पेनलाइज किया, हॉस्पिटल को पेनलाइज किया गया क्योंकि वो सपोज नहीं किया जाता था, जबकि वो डिप्लोमा कार्डियोलॉजी किए हुए हैं नॉन इन्वेसिव में, बावजूद उसके. तो जो लीगल मैटर्स हैं ना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम लोग चाहते हुए भी वेलफेयर में कुछ नहीं कर सकते हैं. हमारे हाथ बंधे हुए हैं. और जैसे ब्रॉड डेथ की बात है, तो सोसाइटी के लेवल पे भी इतना चेंज हो गया है. मैं अपने 20 साल के प्रैक्टिस में जो देख रहा हूँ कि पहले जो चीज़ हम लोग फ्रीली कर देते थे, अब करने से पहले डर अंदर से रहता है कि पिटाई तो नहीं होगी हमारी. और वो सिचुएशन वहाँ बाहर में भी होता है. आप पेरीफेरी में जो है वो इंटूबेट करेगा, अगर कहीं क्रैश कर गया तो उसकी तो पिटाई होनी ही होनी है. तो वो क्यों करे, वो छोड़ देता है, आगे जाओ भाई मेदांता में रेफर कर दिया, मेदांता सर्टिफाई करें. Anesthesia and ICU before they are satisfied there. So plus there are a lot of training about the transport worker, general people, in higher school children. They are all taught how to do resuscitation. Every doctor in Europe is capable to intubate and send the patient somewhere. So that's the one of the reason. Other thing I can tell you, how when I started my lithotripsy center, then I got a laser, I had no person who was experienced in it. And at those days, no one was ready to come to Patna who were working in a good hospital outside the state. What I did, I went to my village, asked my uncle, they tell me, give me 4 or 5 boys who had just passed the matriculation and intelligent. We picked up 6 of them. I taught them how to do lithotripsy. The person who is doing lithotripsy today, his father was working in PMCS theatre, even the labor room theatre in my surgical theatre. I taught him. I took my boys on my SUV to Delhi, showed them the first day of the trial of a Formula 1 in Buddha circuit, and next 15 days they were working with my friend in Max Saket, and they learned how to use laser, how to handle laparoscopy, and they're all unqualified, and I trained them and I'm working with them. I selected some girls from Bhagalpur, where I knew the Reddy lab is doing CSR and training bedside, French sort of thing. I picked up 15 from there, 4 are still with me. So the place and when I go to Delhi in the AHPI and other big sorts meeting, say, if you have a trainer, staff, we must have this certification, so many hours of training and all that. I raised my hand and said, when I came here, if I have gone by you,
I couldn't have done in Patna what I'm doing. So what he said, there should be dedicated person. Vinas is sitting here. He can intubate patients. He can put suprapubic, because I didn't have anyone when I started. I taught him how to do suprapubic so that in the night he doesn't disturb me. You know, he can even put the tube and connect it with a ventilator and then call my anesthetist, because those days there was no ICU. So it was not cost effective for any anesthetist to sit in the hospital. So that's how we evolved gradually. Today I've got all the trained people, they're coming from all over India, Biharis coming and work in our hospital. So we have to devise something, but the key word is dedicated people. Sir, you train them and they can do it. और डॉक्टर बीपी सिंह आपसे जानना चाहिए, अगर हम बात करें हार्ट अटैक्स की, अगर हम बात करते हैं वर्तमान के समय में कोविड के बाद से लोगों के मन में ये भ्रांतियां भी हैं, भ्रम भी, इसमें कितनी सच्चाई है? एक तो वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के मन में अभी कुछ दिन पहले भी अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स पे ये खबरें बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई कि जो वैक्सीन आए हैं ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं, कि बहुत कम उम्र के जो लोग हैं वो हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, जिम करते हुए, वर्कआउट करते हुए, बहुत कम उम्र के लोग। तो आपको क्या लगता है कि इनमें कितनी सच्चाई है वैक्सीन की बात को लेकर के, और फिर ये कोविड के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया है आपने, क्योंकि ये भ्रांति फैली हुई है। और वैक्सीन जो है, वैक्सीन के कुछ दुष्प्रभाव और साइड इफेक्ट तो होते हैं, वो हर चीज़ के साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जिसके कि साइड इफेक्ट नहीं हो, तो साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। लेकिन अब ये जो 3 साल पहले वैक्सीन पड़ी, उसके चलते आज हार्ट अटैक हो रहा है, ये संभव नहीं है। इसमें जो हमारे यहाँ, हमारे देश में जो दो तरह की वैक्सीन जो चली थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनके जो इफेक्ट होने थे विद इन 3 मंथ्स ही होने हैं। अब कुछ जैसे है कि फाइजर के, मॉडर्ना के जो वैक्सीन थे जो आरएनए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उनके दूरगामी प्रभाव क्या है वो अभी तक हमारे यहाँ यूज़ भी नहीं हुए हैं, और उसके दूरगामी प्रभाव क्या आएगा जेनेटिक लेवल पे, उसका कोई अभी डाटा बहुत नहीं है। कुछ उनके साइड इफेक्ट जो वैसे ही हुए हैं, जो कि ऑलरेडी और भी सारे वैक्सीन जो हम लोग लेते हैं, ऐसी कोई इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लेते हैं उसके भी साइड इफेक्ट हैं, उस तरह के हुए हैं। दूसरा पार्ट था आपके क्वेश्चन का कि हार्ट अटैक के इंसिडेंस और जिम में डेथ हो जाना, इन सबों के पीछे सिर्फ एक वैक्सीन और कोविड को लेके चलना बहुत ये नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जैसे लॉन्ग कोविड है, या कोविड में भी 22% से 28% तक देखा गया था कि हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बढ़े हैं। नॉट ओनली हार्ट अटैक, उसमें एरिथमिक डेथ भी हुए हैं, कई जगह पे क्लॉट भी हुआ है। और ये जो लॉन्ग कोविड है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, जो हमारे प्लेक को अनस्टेबल करते हैं रप्चर होके, और वो हार्ट अटैक करा सकता है। ये एक चीज़ है, लेकिन इसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं उन पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि कुछ देर पहले हमने कहा था कि 50% से ज़्यादा लोग जो रिकमेंडेड लेवल ऑफ एक्टिविटी है उससे कम है, यानी कि लोगों में आजकल जो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है। ये सब मेजर रिस्क फैक्टर हैं। दूसरा, स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, बहुत तरह के स्ट्रेस है, किन्हीं का जॉब छूट गया है, किन्हीं का काम कम हो गया है, ये सब का स्ट्रेस भी है। पॉल्यूशन का लेवल हमारा बहुत बढ़ गया है, और उसके बाद हम लोग बैठ के खाना खाए हैं। आप देखिएगा कि एवरेज बॉडी वेट सब लोगों का बढ़ा है, तो ओबेसिटी एक बड़ा कॉज है कार्डियोवास्कुलर रिस्क को बढ़ाने में। नॉट ओनली कार्डियोवास्कुलर, इवन कैंसर के इंसिडेंस के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है। जब आपका स्ट्रेस बढ़ेगा तो व्यसन बढ़ेंगे, अल्कोहल, स्मोकिंग, डिफरेंट टाइप के टोबैकोज यूज, ये सब बढ़ते हैं। और इन सबों से फिर आपके डायबिटीज के इंसिडेंस बढ़े हैं, डिस्लिपिडीमिया, बैड कोलेस्ट्रॉल, सब ओवरऑल बिल्कुल, यानी कि हमारे लाइफस्टाइल में ही ये जो तेजी से बदलाव आता जा रहा है, जिसके ये दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आप जिसे हार्ट अटैक कह लें या फिर कार्डियक अरेस्ट कह लें, जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं। और इसमें क्या होता है मैडम कि जो अचानक, अब आज हमें ओबेसिटी हो गई, किसी ने बोला, अब मुझे लगा कि मुझे जिम जाना चाहिए, वर्कअप कर लेना चाहिए। तो वर्कअप करना भी है कि जाने से पहले आपका फिटनेस लेवल टेस्ट होना चाहिए। ऑल ऑफ ए सडन आप जाके जिम में स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमेशा एक्सरसाइज के बारे में अगर अपना देखें तो सनई करने की बात कही गई है, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि ग्रेजुअली बिल्ड करना है। और आप देखेंगे कि आज के ज़माने में इंस्टेंट का ज़माना है, जैसे कॉफ़ी भी इंस्टेंट हो गई है, वैसे ही हर चीज़ आपको तुरंत चाहिए। तो जो किसी भी एक्सरसाइज का एक प्रोटोकॉल होता है, पहले वार्म अप और पुलिंग, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। गया अपना वेट लिफ्टिंग करें, क्योंकि हमें तो सोले डोले बनाने हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, वार्म अप एंड कूलिंग, यानी कि पहले आपकी बॉडी को खुद को आपको प्रिपेयर करना होगा, और उसके बाद जो प्रोसेस है आपको शुरू करना होगा। हमारे पास डॉक्टर बीपी सिंह भी हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम सवेरा की बात करें, कैंसर अगर हम बात करते हैं, तो
अगर हम कम लागत पर कम कीमत में कॉस्ट एफिशिएंट ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, हमेशा जो पेशेंट होते हैं उसके मन में यही सवाल होता है कि इसका इलाज बहुत महंगा है। तो सवेरा ये जो भ्रांति है, ये जो मिथ है, इसको कैसे दूर कर रहा है? सबसे पहले ये समझना है कि कोई भी ट्रीटमेंट जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकता, पे कुछ ना कुछ तो लागत लगनी ही लगनी है। लेकिन हम लोग को देखना है कि व्हाट मिनिमम कॉस्ट पे आप उस ट्रीटमेंट को मुहैया करवा पाते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तो कोई परेशानी नहीं है कि बिकॉज उनके पास सब कुछ मिला हुआ है थ्रू रिसोर्सेज, तो दे कैन गिव ट्रीटमेंट। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ की सारा कुछ आपने प्रोक्योर किया है अपने मेहनत से, अपनी कमाई से, अपने पैसे से, जहाँ गवर्नमेंट का 1% का भी आपको योगदान नहीं है, वहाँ पर किफ़ायती ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करना इट्स नॉट एडवाइजेबल। हाँ, लेकिन जेन्युइन ट्रीटमेंट, रीजनेबल ट्रीटमेंट की बात करें तो डेफिनेटली ये कुछ बात समझ में आती है। लेकिन अब बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जो कि आए हुए हैं, और गवर्नमेंट के स्कीम्स अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी टेक ओवर कर रहे हैं, और इनफैक्ट गवर्नमेंट ने एडवाइस भी किया है कि आप काइंडली टेक ओवर कीजिए। तो फॉर एग्जांपल अब आ जाते हैं हम लोग आयुष्मान पे। हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर सर हैं यहाँ पर, आपके एक संज्ञान में डालना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ आयुष्मान ट्रीटमेंट जो चल रहा है अभी, एक इसकी जो स्कीम चल रही है, जो पैकेज है 2.1 चल रहा है, विच इज़ वेरी लो। इस पैकेज में अगर कोई ट्रीटमेंट कर रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल, तो समझिए कि अपने पास से पैसा देके पेशेंट का इलाज करा रहा है। अदरवाइज उस इलाज में मान लीजिए एक्स ट्रीटमेंट किसी को करना है तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करके या तो एक्स एंड वाई 2-3 स्कीम मिला के आपको देना पड़ेगा कोडिंग का। कई बार वो गलत भी होता है। तो अननेसेसरली हम लोग क्यों गलत चीज़ करने पे किसी को क्यों प्रोवोक करें? क्यों ना हम लोग एक रीजनेबल पैकेज बनाएं जिसमें कि सबका कल्याण हो और किसी को नुकसान भी ना हो। तो अभी ऑल ओवर इंडिया जो है 2.2 पैकेज है जो कंपैरेटिवली बेटर ऑफ है, और मुझे लग रहा है 2.2 अगर आयुष्मान स्कीम में कर लिया जाए तो बिहार में भी जो ट्रीटमेंट का क्वालिटी है बहुत इम्प्रूव कर जाएगा। पहला चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आपको लगता है कि जैसे सपोजिंग एक ब्रेस्ट की सर्जरी है जो कि 25,000 में हो रही है और आइडियली उसमें करीब 40,000 50,000 लगना चाहिए। अब आप क्या करेंगे? आपको करना है वो ट्रीटमेंट 25,000 में, यू विल कट कॉर्नर्स, आप हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज ट्रीटमेंट, इन्फीरियर ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या हम लोग इन्फीरियर ट्रीटमेंट देना उचित है? ये कतई उचित नहीं है। तो किफ़ायती अपनी जगह है, लेकिन जेन्युइनिटी एंड जो ऑप्टिमम ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए। तो अगर रेट प्रॉपर रहेगा तो प्रॉब्ली हम लोग इसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। प्रभात मेमोरियल की आप भी कई वर्षों से, आपने जैसे कहा 1.5 साल हो गए आपको सोसाइटी को सर्व करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए। आने वाले 5 सालों में आप कहाँ देखते हैं प्रभात मेमोरियल को? क्या बताना चाहेंगे? देखिए मैम, प्रभात हॉस्पिटल जो हमने शुरू किया था उसमें एक हीरामती भी नाम है, प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल। हीरामती मेरे मदर का नाम है। 2011 में मैं MBBS फाइनल ईयर में था, एग्जाम गोइंग था, आई थिंक ENT का मेडिसिन का पेपर हो गया था मेरा। मीनवाइल मेरी मदर सीरियस हुई और इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण रूबन मैंने बोला कि रूबन लेकर जाओ जब तक मैं भी उधर से आता हूँ, सी एक्सपायर ऑन द वे। तो एक बहुत अंदर से, चूँकि मदर का सब बच्चों से लगाव आपको पता ही क्या होता है, और वो भी जो बहुत दिनों से ट्रीटमेंट करा रहा हो। तो एक इच्छा थी, जब मैंने PG क्वालिफाई किया तो मुझे PGI चंडीगढ़ में पीडियाट्रिक्स उठाया था फर्स्ट। लेकिन जब एम्स में मैं सिलेक्शन हुआ, वहाँ गया तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट देखा मैंने, तो आई जस्ट ड्रॉप्ड दैट पीडियाट्रिक्स एंड ऑप्ट फॉर द इमरजेंसी। तो मेरा फोकस ही था, हम प्रभात हॉस्पिटल जब ओपन किए थे तो अशोक सर मेरे मेंटोर थे, बहुत हेल्प करते थे एट दैट टाइम, अभी भी हैं। हमारा फोकस ही था कि हम इमरजेंसी को ही फोकस करेंगे, वो नाइट हो डे हो, तो इमरजेंसी के साथ जो भी फैसिलिटीज़ हैं टू मैनेज, हार्ट अटैक का ही इमरजेंसी आया, या रोड एक्सीडेंट का इमरजेंसी आया, या गन शॉट का आया, या स्नेक बाइट का आया, या इवन पॉइजनिंग के केसेस आते हैं, तो उसका कोई टाइम और टाइम फ्रेम नहीं होता। तो हम लोग 4 फ्रेंड वहाँ से रिलोकेट हुए पटना, एंड वी हैव डिवाइडेड आवरसेल्फ इन 4 बैचेज कि हम 24/7 अपना इमरजेंसी सर्विसेज खुद से मैनेज करें अलॉन्ग विथ ए जूनियर। चूँकि हम लोग का एम्स दिल्ली में जो इमरजेंसी का ट्रेनिंग ही था ऐसा कि आप
वो कार्डियोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, स्ट्रोक हो, MI हो, ट्रॉमा हो, एनीथिंग। तो सारे डिपार्टमेंट में हमारी ट्रेनिंग इक्विवेलेंट वेटेज के अकॉर्डिंग ही की जाती थी और इसका असेसमेंट होता था एवरी 3 मंथ। एवरी 3 मंथ हम लोग को एग्जाम देना होता था, अगर आप पास नहीं किए अगेन हैव टू अपीयर। तो और ये कोविड जब आया तो बाकी तो जो तांडव हुआ, एवरीवन नोज कि कोविड ने क्या दिखाया जी। दैट्स इज द रीजन कि अभी हम लोग फिर से एक और सिवान में भी इमरजेंसी ट्रॉमा का हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो 7 जुलाई को उसका इनॉग्रेशन होगा। जी, थैंक यू सर। मिनिस्टर सर है, हम उनसे भी बात करेंगे। इन शॉर्ट हम एक आपसे व्यू लेना चाहेंगे डॉक्टर रवि और डॉक्टर सत्यजीत, लेकिन उसके बाद हम सर से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं। मुझे लगता है कि ये सवाल ज़रूर लाजमी है ये पूछना कि बिहार में जो वर्तमान प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं हैं, आपके नज़रिए से डॉक्टर रवि क्या है और इस पर आप सरकार की क्या मदद चाहेंगे? यही सवाल मैं डॉक्टर सत्यजीत आपसे भी करूँगी क्योंकि हमारे साथ आज सरकार बैठी है, तो मुझे लगता है कि ये सवाल लाजमी है। सर क्या कहना चाहेंगे? समस्याएं हमारी सबसे बड़ी है संख्या और उसका स्पर्श होना। 14 करोड़ पॉपुलेशन, 12 से 14 करोड़ के बीच में पॉपुलेशन है और गरीबी उसको कॉम्प्लिकेट कर देती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी एट द डोर स्टेप जो है, PHC का अगर वहाँ पे डॉक्टर अशोक ने बोला ना प्रिवेंशन पे काम करना है, तो अगर PHC सशक्त नहीं होगा तो प्रिवेंशन पे कोई काम नहीं हो सकता। तो PHC को तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा ताकि वहीं से तो NHS का भी वो है, उसमें भी GP नोडल पॉइंट है। तो हमारे यहाँ GP सिस्टम नहीं है लेकिन PHC हमारा GP का काम करता है। अगर PHC स्ट्रांग हो जाएगा तो बहुत बड़ा फिल्टर जो टर्शरी केयर क्वाटरनरी केयर पे लोड आता है वो कम हो जाएगा। तो अगर आप 5 साल में अगर आप एक आइडियल सिनेरियो देखते हैं तो वो है कि मेरी PHC 24 घंटे काम कर रही है, CHC काम कर रही है एंड दे विल फिल्टर आउट द लोड। क्वाटरनरी केयर हमेशा रेफर्ड होता है, यहाँ पे नहीं, अमेरिका में भी और लंदन में भी रेफर्ड ही होके वो पीछे आता है। क्वाटरनरी केयर और टर्शरी केयर और फाइनल चीज़ें के लिए रेफरल दुनिया भर में एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं उनके लिए रेफर करना जो अभी करना पड़ता है, जहाँ पे जान बचाने के लिए अगर इंटूबेट करने के लिए किसी को भेजना पड़े और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भेजना पड़े, वो थोड़ा मुझे लगता है कि 5 साल में हमें वो होना चाहिए, कम से कम वो लाइफ सेविंग वाला पार्ट तो वहीं पर हो जाना चाहिए। उसके बाद फाइनल चीज़ों पर भेजा जाए, बिल्कुल एंजियोप्लास्टी हायर साइड में डॉक्टर अशोक करेंगे, बट उसको इंटूबेट करके नहीं भेजिए तो डॉक्टर अशोक के पास वही BD का फॉर्म भरेंगे। डॉक्टर अच्छा खासा जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में घिस के MBBS में घिस के पहुंचा है, MBBS किया, उसके बाद घिस के आपने PG किया, फिर सुपर स्पेशलिटी किया। आपने अच्छा खासा अपना समय निकाला, अपना पैसा भी लगाया, सब कुछ लगाया, और अगर उसके बाद जाके आपको अच्छा एक सैलरी नहीं मिलता है, एक बहुत बड़ा इशू है जो कि सैलरी नंबर 1। नंबर 2 है आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन आपके पास वो फैसिलिटीज़ हैं, अगर कोई डॉक्टर वहाँ गया है वो रहेगा, उसका परिवार रहेगा, उसके बच्चे रहेंगे, उसके बच्चे स्कूल जाएंगे, क्या सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ये 2 इम्पॉर्टेंट पहलू है। अगर इन दोनों पहलू को अगर हम लोग सेटल कर लें तो प्रॉब्ली मोर देन 70% सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नंबर 3 है कि प्राइवेट प्रैक्टिस कई जगह पे इंस्टीट्यूट्स में अलाउ किया हुआ है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल PMCG ले लिया जाए, 90% जो डॉक्टर्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनके पास उतनी सैलरी नहीं है कि वो उस पर सस्टेन कर लेंगे। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। अगर मेदांता में जैसे किसी बंदे को 5 लाख मिलता है, PMCH में 5 लाख नहीं 3 लाख अगर मिलते हैं किसी प्रोफेसर को, या 3.5 तक मिल जाए, तो वो शायद प्रैक्टिस ना करे। मुझे लगता है सैलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, फैमिली भी और अपना भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैं सहमत हूँ। सैलरी एक अभी भी जो MBBS डॉक्टर हैं उनकी सैलरी शुरू होती है 80,000 रुपये से, और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर हैं उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपये तक। मैं ये मानता हूं कि प्राइवेट सेक्टर की तरह गवर्नमेंट नहीं दे सकता है पैसा, लेकिन क्या हम डॉक्टर बनते हैं केवल पैसा कमाने के लिए? ये भी मेरे सामने प्रश्न है। क्या हम चिकित्सक, मैं अन्यथा नहीं लीजिएगा डॉक्टर साहब, मैं परिवार भाव से बात कर रहा हूँ, मतलब कोई हेल्थ मिनिस्टर बोल रहा है ऐसा मत सोचिएगा। हम जब MBBS पास आउट होते हैं,
जब हमारा ओथ होता है तो ओथ में हम क्या ओथ लेते हैं? समाज की सेवा का ओथ लेते हैं, ओथ दिलाया जाता है ना। तो मैं यदि मंत्री के नाते शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि जो भी चीज पब्लिक डोमेन में मुझे नहीं बताना है वो नहीं बताऊंगा, जो सरकार के अंदर काम करना है वो निष्ठा से काम करूंगा, और यदि सरकार की चीजों को मैं बाहर बताने लगूं या ओथ को ना मानूं तो ये ठीक शायद नहीं। मैं जो बात सहजा बाबू कह रहे थे, चिकित्सकों को भी थोड़ा उदार बनना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, बिहार के हेल्थ सर्विसेज में प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैंड नहीं है। आप गवर्नमेंट को सर्विस देते हुए मान लीजिए 80,000 रुपया आपको दे रहा है, जो हमारे पीजी के डॉक्टर्स हैं उनका 1 लाख के आसपास से शुरू होता है। मान लीजिए वो कम है, मैं मान लिया कि वो सैलरी कम है, आपको प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है, और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस जब आपको अलाउड है तो आप तो उससे भी धन कमा सकते हैं। उसके बाद भी मैं जाता हूं, आप यदि पूरी तरीके से स्टेट के इकोनॉमिक्स की तरफ जाइएगा तो राज्य की सरकार जो पैसा देगी चिकित्सकों को, वो पैसा कहां से लाके देगी? वो जनता का टैक्स होता है, ठीक है। तो मतलब आपका कहना है कि आप पब्लिक से ज्यादा टैक्स लीजिए और हमको सैलरी बढ़ाइए। जी, बहुत सारी बातें अभी मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। जो एज एक गवर्नमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, किसी का भी गवर्नमेंट। अब जो हमारा इनकम है उसी में से सैलरी देते हैं, और मैं मानता हूँ डॉक्टर एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की बुद्धि की क्षमता रखने वाला व्यक्ति होता है, और उसको डेफिनेटली उसका सैलरी अन्य लोगों से ज्यादा होना चाहिए, इसमें कोई दुराई नहीं। मैं ये भी मानता हूं कि सरकारी सिस्टम से पढ़ के, सरकारी कॉलेज से पढ़ के गया है तब तो उसके माता पिता का पैसा थोड़ा कम लगा है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ के गया है तो उसके पैसे भी लगते हैं, ऐसा नहीं है मुझे नहीं मालूम। तो उसकी आमदनी उसके अनुरूप होनी चाहिए इसमें। लेकिन मेरा इतना ही उसमें आग्रह है, हम बिहार के लोग, हम जिस राज्य के लोग हैं, इस मिट्टी में जहां जन्म लिए, इस मिट्टी के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो जो फैकल्टी मतलब जो गुरुजी है ना, कॉलेज में तो गुरुजी हैं, तो हम सब गुरुजी लोग को कहते हैं जो चिकित्सा महाविद्यालय में है, थोड़ा गुरु वाला भाव रख के कॉलेज में रहिए, केवल बस इतना। आप क्लास लेने चल जाइएगा, उतने से बहुत सा समाधान हो जाएगा। जी सर, बीपी सिंह से हम लोग बहुत सहमत नहीं है कि पैसा के चलते रह जाता है। अभी फैकल्टी सर आपका बन ही नहीं रहा, उसको देखना होगा सर। अभी बनाने जा रहे हैं आप, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में है ही नहीं, बनाना पड़ता है। सीनियर एजेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी 1350 का रिजल्ट निकला है सर। आप बना रहे हैं, बीपीएससी से रिजल्ट आ गया है। हाँ, तो सब जाएंगे और इसलिए जाएंगे कि वहाँ जाने में और मजा है, प्रैक्टिस भी करिए। अच्छे पोस्टेड हैं, हम तो आपसे भी कई बार कहे, जो पोस्टेड है उसमें से 70% भी यदि आ जाए, उनको जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। मतलब एक छोटा सा सवाल उसके बाद। एक मिनट, मैं कोई लाइफ टाइम तो मिनिस्टर नहीं रहूँ, मैं एक सिस्टम का पार्ट हूँ, मैं हूँ, कल कोई रहेगा, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज सब हमेशा रहेगा। और उसमें से जो बच्चा पढ़ के निकल जाएगा, आप लोग सर अच्छे कॉलेज से पढ़ के निकल गए, उस समय मधेपुरा में कॉलेज नहीं रहा, बेतिया में नहीं रहा, पावापुर में नहीं रहा, ऐसे कई जगह बन रहे। लेकिन अब उस रूरल एरिया में यदि कॉलेज बन रहा है तो अब ये तो बात सही है कि दिल्ली का मजा किसी को भी लाइफ स्टाइल वो पटना में नहीं आएगा, और जो पटना में रहता होगा उसको बेतिया में नहीं आएगा, और जो बेतिया में रहता होगा उसको यदि कहीं ब्लॉक में भेज दे तो नहीं। तो थोड़ा इस मिट्टी के लिए कभी कष्ट थोड़ा सहना पड़े तो सह लेना चाहिए, मेरा इतना ही कहना। मुझे लगता है इस बात पे जरूर तालियां होनी चाहिए मिट्टी के लिए।